हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। अर्लियर क्लासों में भी हम लोग इससे रिलेटेड चीज़ें देख चुके हैं, जैसे कि डाटा क्या होता है और डिफरेंट तरह के डाटा, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डाटा को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, रॉ डाटा, तमाम तरह की बातें हैं। तो उसी के आगे हम लोग थोड़ा सा और इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एक बार रिकैप करेंगे डाटा क्या होता है, फिर डाटा का यूज करके हम कुछ ग्राफ्स बनाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट चैप्टर में देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी हम लास्ट क्लास में भी देखे थे, थोड़ा सा इससे आगे भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग दो चीज डिस्कस करेंगे। हमारा ग्राफ है, कोई ग्राफ डाटा दिया है तो उस डाटा के बेसिस पे हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डाटा, पिक्चर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं डाटा को, ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके आगे जो कि लास्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा भी था। सो इसमें थोड़ा सा और कुछ एडिशन होगा। लेट्स बिगिन। सो डाटा क्या है, हम रिकैप कर लेते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डाटा क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट सच एज नंबर, वर्ड, मेजरमेंट, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, ऑब्जर्वेशन, इवन जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। तो कोई भी चीज जो हमारे आसपास होती है उन्हीं को जो है कलेक्शन जो है डाटा है। जैसे एग्जाम्पल, डाटा इंक्लूड मार्क ऑफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एब्सेंट, रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, रन मेड बाय बैट्समैन। ये सारी चीजें जो है हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसी को डाटा कहते हैं। डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं, उन्हीं का जो कलेक्शन होता है, उन्हीं का जो है कलेक्शन क्या है, उन्हीं के बारे में जानना ही डाटा होता है। उन्हीं के नंबर की काउंटिंग को ही डाटा कहते हैं। जैसे अब हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे डिफरेंट तरह के ग्राफ्स हैं। इट इज पिक्चोग्राफ क्या है? पिक्चर दिखा के जो है कोई चीज है उसको पिक्चर फॉर्म में दिखा के बताते हैं ये क्या है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बनाना, बनाना कितना है, यहाँ पे पांच बनाना है, पिक्चर से हम बता दें। बनाना नाम लिख दिया, उसका फिगर बना दिया। एप्पल है, 4 एप्पल है। इसी तरह चेरी है, 2 के फॉर्म में, एक बंच में 2 है तो इसको 8 चेरी कह सकते हैं। तो ये पिक्चर के फॉर्म में है, जिसे आप देखते ही जान गए। नाम ना भी लिखें, अगर ये नाम एब्सेंट भी रहे, नेमिंग अगर ये ना भी रहे, तो आप अगर फ्रूट्स के बारे में जानते हैं तो बता सकते हैं ये बनाना है, चेरी है और एप्पल्स हैं। दूसरा जो है बार ग्राफ है। बार ग्राफ क्या होता है? जनरली ऐसे, ये यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन एक ग्राफ पेपर में बनाया जाता है और ये जो है एक रेक्टेंगल नुमा जो है बनाया जाता है। यहां से यहां तक के बीच में एक प्रॉपर गैप होती है, वो गैप इक्वल होती है, हो सकता है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या आधा इंच, 1 इंच का यहां से गैपिंग होता है। ये इसकी बिगिनिंग पॉइंट मान लिया जाता है। बिगिनिंग पॉइंट यहां से 910। तो बाय डिफॉल्ट जो है कि ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा जो है अभी एकदम परफेक्ट ग्राफ नहीं है, इसमें कई कमियां हैं, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर सेक ऑफ चीजों को, तो ये ग्राफ इस तरह का बार ग्राफ बनता है। बार ऐसे है, ये रेक्टेंगुलर, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जैसे ग्रुप बता रहा है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप बता रहा है, और उसमें बता रहे हैं एक ग्रुप में कोई इंफॉर्मेशन है। अब यहां से शुरू होती, बेस 910 से शुरू होता है, इसके नीचे भी होगा क्योंकि ग्राफ काफी बड़ा हो सकता है। अगर 900 से ले तो 910 ले लिया इसके बाद बेस, तो ये आपका, तो ये लगभग आधे के आसपास आ रहा है, तो ये लगभग यहां पे बता रहा है, ठीक है। ये इसी तरह आधे के आसपास ये आ रहा है, तो ये होगा आपका 9450। सब आधे आधे पे ले रहे हैं, हाफ पे है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा जो है ये इंफॉर्मेशन डाटा है कि इतना कोई क्वांटी है, ए ग्रुप में कोई इतना क्वांटी है, क्या है, ज्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है, सिंपली ये दिखाया जा रहा है। इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ बार ऑफ यूनिफॉर्म वाइट, ये क्या है, बार जो ये यूनिफॉर्म बार, इसकी चौड़ाई सेम होगी।
used for represented different quantities but the height of these bar are proportionate to the respective value of the quantities। कहने का मतलब इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है, जैसी उसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगी। एक प्रॉपर स्केल से इसको ड्रा किया जाता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिखाया गया है, अगर इसको प्रॉपर ड्रा करना है तो उसके और छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान रखना पड़ता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि बार ग्राफ क्या है, जैसे उसमें पिक्चर ग्राफ कैसा था, ये बार ग्राफ इस तरह का दिखता है। डबल बार ग्राफ क्या है कि दो चीजों को एक साथ, अगर किसी जैसे गुजरात स्टेट में दो चीजों को एक साथ दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है 2001 और 2011 में जो है लिटरेसी रेट बताया गया है। कंपैरिजन किया गया है कि गुजरात में जो है 2001 में लिटरेसी का परसेंटेज क्या था और उसके बाद 2011 में 10 साल बाद जो है लिटरेसी के परसेंटेज में क्या बढ़ोतरी, वही यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, कंपैरिजन किया गया है। तो उत्तराखंड में क्या है, तो इसलिए कंपैरिजन के लिए दो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया गया है। सिर्फ कंपैरिजन की बढ़ रहा है घट रहा है, अमूमन सब में बढ़ा ही है लिटरेसी। कितना बढ़ा है, अलग अलग परसेंटेज है। ठीक है, अलग अलग है वो परसेंटेज यहाँ दिखाया गया है कि अभी पहले 69% था, अभी 79% के आसपास लिटरेसी हो गया। ये सारी चीज इसमें बता रहा है। इससे देख के आप पढ़ सकते हैं, बता सकते इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछे और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ, a bar graph represent two set of data simultaneously। this type of graph is mainly used to compare data, मतलब कंपेयर करना पहले से अभी में क्या अंतर है, ये कंपैरिजन के लिए ये ग्राफ। अब डिफरेंट तरह की अगर आपको ग्राफ बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की चीजों के लिए कौन सा ग्राफ होना, यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भी बहुत से ग्राफ होते हैं, हिस्टोग्राम भी होता है। हिस्टोग्राम अलग चीज है, आगे देखेंगे। तो डाटा, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था डाटा। अब डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना, हमारे डिफरेंट तरह डाटा पड़े हैं तो उनको कैसे एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। द डाटा अवेलेबल इन ऑन ऑर्गेनाइज फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस रॉ डाटा टू गिव मीनिंग टू दिस डाटा इज नोन एज डाटा ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डाटा अनऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है उनको सही से एक सिस्टमेटिक वे में रखना, जिससे उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, क्या ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट बताए, कई स्टूडेंट्स जैसे आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो कई है, एक कोई आर्ट बता रहा है, कोई मैथ बता रहा है, फिर साइंस बता रहा है। तो इसमें देखने से लग रहा है कि कई स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, शायद 22 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक, तो अब इसमें ये पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स को आर्ट पसंद है, कितने को मैथ पसंद है, लाइक दैट। इस तरह का हमको पहले इधर उधर, इससे हमें पता नहीं लग रहा है कि अभी हमको काउंटिंग करने से लग जा रहा है कि 22 स्टूडेंट, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा है कि कितने को आर्ट है, कितने को मैथ है, लाइक दैट। तो उसके लिए हम थोड़ा सा उसको अरेंज करेंगे। जैसे क्या है, यहाँ कितने तरह के सब्जेक्ट है हम यहाँ देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं आर्ट 1 है, मैथ 2 है, साइंस 3 है, इंग्लिश 4 है। इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ 4 ही तरह के सब्जेक्ट इसमें हैं। तो हमने लिस्ट बना लिया कि आर्ट एक लिख लिया, मैथ लीजिए, साइंस लिख लिया, इंग्लिश लिख लिया। अब क्या करना है, हम यहाँ से पहले से शुरू करते हैं। देखते हैं आर्ट के लिए क्या किया हमने, पहले एक लाइन खींच दी, इसको टैली मार करते हैं। पहले आर्ट को किया, एक कट गया, फिर मैथ का नंबर आया, फिर हमने यहाँ पे एक लिख दिया। ठीक है, मैथ को भी काट दिया क्योंकि ताकि रिपीटिशन हो। फिर साइंस का है, साइंस वाले में भी एक हमने खींच दिया। फिर इंग्लिश है, फिर इंग्लिश वाले में भी हमने एक खींच दिया। फिर से सेकेंड मैथ आ रहा है तो हम मैंने काटा, मैथ वाले में 2 लाइन खींच दिया, आर्ट में भी 2 लाइन खींच दिया। फिर इंग्लिश का नंबर आया, फिर इंग्लिश वाले में भी हमने 2 लाइन खींच दिया। फिर मैथमेटिक्स का फिर से आ गया तो मैथमेटिक्स में हमने 3 खींच दिया। फिर इंग्लिश का आ रहा है, इंग्लिश में फिर से हमने एक और खींच दिया। अब आर्ट का फिर से आ गया तो आर्ट को हमने एक और लाइन खींच दिया। फिर साइंस आ रहा है तो साइंस में हमने एक लाइन और खींची। फिर से आर्ट आ गया, फिर एक लाइन और खींचा। फिर अब साइंस अगेन आया तो साइंस में हमने यहाँ करा। फिर साइंस आ गया एक बार और, तो इसका मतलब साइंस में फिर से एक बार और करेंगे। मैथ आ गया,
सो मैथ में कितना है 3, फिर एक मैथ और डालेंगे, फिर 8 आ गया। 8 आ गया तो यहाँ 4 लाइन खींचे, तो 4 के बाद एक 5 ना खींचने के बाद उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं, इससे 5 का एक ग्रुप बन गया। फिर इंग्लिश आया, सो इंग्लिश के पास एक और लाइन खींच दिया, फिर 8 आ गया, सो 8 अब 5 हो गया तो एक और 6 हो गया। अब साइंस है, फिर साइंस में 4 है तो एक लाइन खींच के 5 बना दिया। फिर मैथ फिर आ गया, तो मैथ में भी हमने 4 के पे 5 बता दिया। अब फिर क्या है, साइंस आ रहा है, तो यहाँ साइंस में एक और लाइन खींच दिया, 8 का फिर से आ गया, एक लाइन और खींच दिया। तो इस तरह से क्या किया हमने, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, दैट इज टोटल नंबर स्टूडेंट 7। इसी तरह मैथ में 5 हो गए, साइंस में 6 हो गए और इंग्लिश में 4। तो इससे क्या हमारा ये जो दिख रहा हुआ इन्फॉर्मेशन था एक टेबल फॉर्म में सिस्टमेटिक। अब इससे देखते ही तुरंत लग गया कि हमारे पास जो है 7 स्टूडेंट को, इस ग्रुप कोई ग्रुप का स्टूडेंट है उसमें 7 लोग जो है 8 पसंद है, 5 को मैथ पसंद है। तो आप कभी पूछ सकते हैं कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट लोग पसंद करते हैं, तो कह सकते हैं 8। सिंपली सी बात है। सबसे कम किसको पसंद कर रहे हैं, इंग्लिश सबसे कम पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे चीजें हैं। इससे पूछ सकते हैं कितने बड़े स्टूडेंट है, ये सारे को जोड़ लीजिए, आपको पता हो जाएगा। ये 22 ऐड चारों को जोड़ेंगे तो ये 22 आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं। और भी कई परसेंटेज कि इसमें जो है आर्ट की परसेंटेज कितना है, मैथ के परसेंटेज कितना है, लाइक दैट तमाम तरह की इंफॉर्मेशन इसमें बन सकती है। अब इसी को यूज करके कभी कभी कह सकते हैं एक पाई डायग्राम में दिखाइए, पाई डायग्राम में दिखाइए, थोड़ा सा और अच्छा रिप्रेजेंट है। और तमाम हर सब्जेक्ट के लिए कहेंगे इसको बार ग्राफ पे दिखा दीजिए, ठीक है, बार ग्राफ पे इस इंफॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए, पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए, लाइक दैट। सो सबसे पहले आपके इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे में करना आना चाहिए। इसी को जो है अब इसमें फ्रीक्वेंसी, जो जितनी बार कोई चीज आता है उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे उस वाले इंफॉर्मेशन में 8 में कितनी बार आया था, 7 बार, तो इसकी में 8 की फ्रीक्वेंसी कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होता है, नंबर जो होता है इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर ऑफ टाइम ए पार्टिकुलर क्वांटिटी रिपीट इटसेल्फ इन द गिवन डाटा इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जैसे यहां पे टेबल में क्या है, नंबर ऑफ कार, एक फैमिली के पास ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास कोई कार नहीं, इस तरह 4 फैमिली है, ठीक है, जिनके पास एक कम 8 फैमिली है, जिनके पास 2 फैमिली है। तो टोटल जो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिली हु हैव 1 कार 8, ठीक है। तो कोई फैमिली का सर्वे होगा, किसी सोसाइटी में रह रही होगी, 13-14 फैमिली रह रही है, तो उन्हीं में देखा गया, सर्वे लिया गया, ये मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यही है इसको दिखाना। टेबल, द टेबल इफ इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम ए पार्टिकुलर क्वांटिटी इज रिपीटेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यही इस टेबल के फॉर्म में इसको लिखना, कार के बारे में ये जो टेबल बना देना, इसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। सिंपली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि एक एग्जाम्पल है, इसमें ढेर सारा है फ्रूट अवेलेबल। यहाँ डिफरेंट तरह की 4 तरह की वैरायटी ऑफ फ्रूट है, ठीक है। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल, ड्रा ए बार ग्राफ। तो यहाँ 2 चीज करना है। सबसे पहले आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डाटा के बेसिस पे, और फिर उस पर बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हम चाहें तो टैली मार्क्स निकालें, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, अदरवाइज हम कर लें कि 4 तरह के हैं, 4 तरह के फ्रूट है A B C D। तो हम A को देखते हैं, सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। तो इस टेबल में देखें A कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो A 20 है, ठीक है। इसी तरह हम लोग B को पॉइंट करेंगे। इसी तरह हम लोग B को पॉइंट करेंगे। इसी तरह काटते जाएंगे, B को शुरू करेंगे, B का यहां से 1 काटने से, पेंसिल से काटने से ये होता है कि फिर दोबारा रिपीट नहीं होता, खत्म हो जाता है। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपके पास ये 18 बी तरह के फ्रूट हैं। इसी तरह सी वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आपका 19 सी हो जाएगा। बाकी अब बचा डी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये 24 आपका डी तरह हो गया। ये टोटल आपकी क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, ये फ्रूट। अब इसको बार ग्राफ में दिखाना है। बार ग्राफ में सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन बना लेना है। ठीक है, ये ऐसे बार में खींच लेना है। ग्राफ पेपर आता है उसमें यहाँ पे खींच सकते हैं। यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच के यहाँ पे ग्रुप ए, यहाँ पे एक डाल दीजिए, फिर बी एक लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, बी सी डी इस तरह का बना के। अब देखिए 20 है तो ये स्केल जो है यहाँ पे 0 ले लीजिए, ये 5 हो जाएगा, 10 15 20। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका y एक्सिस आपकी हो जाती है, ये x होता है। तो स्केल एज्यूम कर सकते हैं, स्केल भी मान सकते हैं। ठीक है, इस पे जो है 1, ये सेंटीमीटर में है। अगर सेंटीमीटर में है तो कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 5 यूनिट। 5 फ्रूट को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह तो 5 10 15 20 तक ले लीजिए, फिर इसी की चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर चौड़ाई से लेके एक बना दीजिए। इसी तरह इसका 18 है, थोड़ा सा यहाँ 15 है तो थोड़ा सा अंदाज ले लीजिए। यहाँ 5 है तो 3 के आसपास लेके 18 बना दीजिए, 19 बना दीजिए और ये 24 बना दीजिए इसी तरह। तो ये आपका बार ग्राफ बन जाता है, सिंपल। अब ग्रुपिंग का दूसरा, उसमें तो 1 2 3 4 इस तरह के डाटा थे। कभी कभी हमको ग्रुप में मिल जाता है, बहुत ज्यादा डाटा रहता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है बनाना, उसको रिप्रेजेंट करना। अगर 10 20 है 25 है तो देखिए 30 24 में चलो चल जाएगा। डाटा 100 है 200 है तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा ग्रुप में ले लेते हैं। एक दूसरा तरह से कि इसके बीच में कितना हो, रेंज नंबर है। जैसे व्हेन अमाउंट ऑफ डाटा इज ह्यूज, कहने का मतलब जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा रहता है, ह्यूज रहता है, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन विल रिजल्ट इनटू लार्ज टेबल। तो बहुत बड़ी टेबल, क्योंकि हमारे पास एक पेज होता है तो साफ साफ दिखाने के लिए थोड़ा सा हमको दिक्कत हो जाता है। क्योंकि 60 अगर हम 1 सेंटीमीटर का गैप लेते तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतने बड़ा तो हमारे पास पेज होता नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक 22 है तो 22 सेंटीमीटर, लाइक दैट इस तरह का हमारे पास दिक्कतें आती हैं। तो उस केसेस में हम लोग जो है ग्रुपिंग कर लेते हैं कि 0 से 10 नंबर के बीच में कितने लोग हैं। अब इस तरह की ऐसा होता है, जैसे सपोज वी नीड टू प्रिपेयर ए टेबल फॉर द साइंस मार्क ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट। 60 लड़कों के जो है साइंस के नंबर है इन ए क्लास। दे प्रिपेयर टेबल फॉर इंडिविजुअल मार्क विल रिजल्ट ए बिग टेबल, सो वी विल ग्रुप द डाटा एज शोन इन बिलो। तो हमने क्या कर दिया, 60 हैं तो अब पूरा नंबर हमको देखना हमारे पास होंगे कि तो टोटल नंबर भी शायद जो है 60 स्टूडेंट है यहाँ। हालांकि इस क्वेश्चन में हर चीज बहुत अच्छा से नहीं दिया गया है, प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आप देखेंगे तो लग ये रहा है कि 50 से 60 टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर 60 रहा होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स जो है 60 रहा होगा और स्टूडेंट 60 रहा होगा। तो यहाँ पे बना लेंगे नंबर और स्टूडेंट। तो 0 से 10 ले लिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ले लिए
10 से 20 के बीच में कितने हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर 0 वाला स्टूडेंट्स है 0 से 10, तो क्या करना है, यहाँ इसको छोड़ देना है। 10 वाला यहाँ पे 9 तक ले लेते हैं, ठीक है। 10 से कम वाले यहाँ ले लेते हैं, फिर 0 से 9 तक यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। फिर 10, क्योंकि एक छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं तो 2 बार रिपीटिशन है, तो इस वाला ये इसका जो है रेंज का लोअर है, ये अपर है, ठीक है। लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट 0 अगर कोई पाया है तो ले लेंगे, लेकिन 10 वाला इस वाले में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 तक लेंगे, अगर 9.5 भी आ रहा है तो ले लेंगे, 2 हैं। फिर 10 से लेके यहाँ तक लेंगे, इसी तरह अपर लिमिट छोड़ते जाएंगे। इस रेंज में ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, ऐसे छोड़ते जाते हैं, देख लेते हैं। उसके बेसिस पे सारे स्टूडेंट्स की काउंटिंग हो गई है। तो यहाँ पे पता चले 50 से 60 के बीच में सिर्फ एक स्टूडेंट है, 40 से 50, 30 से 40 में है, और 20 से 30 में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इस तरह का हमारा अगर इसको दिखाना है तो इसके लिए हमको जो है इन सब चीजों के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। हिस्टोग्राम क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि हमको कॉन्टिन्यूअस लेना पड़ता है, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है ना, तो उस तरह हमको हिस्टोग्राम की जरूरत पड़ती है। बार ग्राफ में क्या कॉन्टिन्यूटी की जरूरत नहीं, लेकिन हिस्टोग्राम में हमको कॉन्टिन्यूटी की जरूरत पड़ती है। तभी हम देखते हैं, एक हिस्टोग्राम बनाते हैं इस डाटा के बेसिस पे। अब इसके बाद जैसे क्लास इंटरवल क्या है, यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल क्या होगा, क्लास इंटरवल 10 का है। क्लास इंटरवल क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द रेंज इन विच द डाटा आर ग्रुप्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रेंज वर्ड क्या है, रेंज, तो ये इसमें से इसका लोअर है, लोअर होता है, और ये वाला इसका अपर है, ठीक है। लोअर क्लास अपर क्लास होता है, तो रेंज इक्वल टू क्या होता है, अपर माइनस लोअर, ठीक है। 10 माइनस 0 10 आ जाएगा, तो इसमें से ये आपका रेंज आ जाएगा 20 माइनस 10। तो सभी की रेंज बराबर है, सभी के बीच में गैपिंग बराबर है। लोअर क्लास लिमिट क्या है, द लोएस्ट नंबर इन अकरिंग इन द पार्टिकुलर क्लास। ये एक क्लास हुआ, ये क्लास, 2 क्लास, 3, इस तरह का। तो लोएस्ट नंबर अकरिंग इन अ पार्टिकुलर इंटरवल इज कॉल्ड लोअर क्लास। फॉर द अबव एग्जांपल वी कंसीडर्ड दैट द हियर 10 इज द लोअर क्लास लिमिट। इसी तरह अपर क्लास लिमिट में क्या है, ये वाला, ये जो है 10 है, वो अपर क्लास लिमिट आ जाएगा, ये अपर क्लास लिमिट। वाइड आर साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वही रेंज है, वाइड आर साइड ऑफ क्या, अपर माइनस लोअर कर देंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड द वाइड आर साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछे कि किस क्लास इंटरवल का कौन सा लोअर है, कौन सा अपर है, उसकी क्लास साइज क्या है, लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब जानना है। तो इस तरह के लिए अब इनको अगर पिछले वाला जो डाटा को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में दिखाना है, तो उसके लिए हमको बार ग्राफ नहीं चलेगा, उसमें हमको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि अलग अलग तरह के डाटा हैं, तो उनके लिए अलग अलग तरह के ग्राफ होते हैं। इफ ए बार ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ डाटा विच हैज कॉन्टिन्यूअस, हमने बताया कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है, एक के बाद एक, 10, 20, 30 ऐसे, इसका कॉन्टिन्यूटी है, ब्रेक नहीं हो रहा, तब उसमें क्या है, हमको हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। बार ग्राफ में क्या है, कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब एक स्टेप दूसरा स्टेप ऐसे स्टेप, इसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, ठीक है, एक छोड़ के एक, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे जैसे तो हिस्टोग्राम और बारग्राम, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। तो हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए होता है, बार ग्राफ कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए नहीं होता, जैसा कि हमने देखा था। द कंसिडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द 16 स्टूडेंट इन मैथ टेस्ट गिवन बिलो। तो वो जो टेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो हम एज इट इज यहाँ ले लिए हैं। इसी के बेसिस पे हम क्लास इंटरवल ये वाला हम नीचे लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ये एक सेंटीमीटर, जो भी दो जितना थोड़ा बड़ा, लेकिन ये गैप, क्योंकि गैप है तो चाहिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, व्हाटएवर में 10 सेंटीमीटर का जो भी आपको गैप बनाना है ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास 60 स्टूडेंट्स है ना, फ्रीक्वेंसी है कि 0 से 10 नंबर के बीच में कितना है। तो हम देख लीजिए मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम हमारे पास 21 है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे
हम अपने चार टेबल के हिसाब से देख लेते हैं कि हमारी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे अगर 20 सेंटीमीटर के आसपास आ जा रहा है तो हम ले लीजिए 22 है। तो यहाँ पे 22 हमको लेना है तो यहाँ स्केल एज्यूम कर सकते हैं, स्केल ऑन वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये आपका नंबर एक्सिस या नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या मान सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स। और यहां पे आपका ये बराबर होना चाहिए बस। तो इसके लिए यहां, तो इसका मतलब इसके बीच में 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करना है। तो 0 से 10 में हम देख लेते हैं, ये ग्रुप बनाए, यहाँ हमारे 0 से 10 1 हो गया, 10 से 20 2, 20 से 30, ऐसा लाइक दैट हम क्लियर कर लेते हैं। 60 तक हम ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास 60 है, तो मतलब 6 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 10 जो है ये बता रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर 10 रिप्रेजेंट करना है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, इसको वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। मार्क ऑफ स्टूडेंट है, या कैसे मार्क ऑफ स्टूडेंट एक्सिस कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सिस भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है सारा, तभी तो पता चलता है कि कौन सा लाइन जो है क्या, ये वाला स्टूडेंटों का नंबर, जनरली ये इस तरह वाला हमेशा नीचे होता है, और फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा ऊपर होती है। नंबर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा इस वर्टिकल पे होती है, इस वाला फ्रीक्वेंसी वाला जो है हमेशा इस पे होता है, और बाकी जो इंफॉर्मेशन जिसके लिए हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं वो इस एक्सिस पे होता है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है बनाते समय, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो 0 से 10 के बीच में हमारा क्या है, 2 ले लीजिए। फिर 10 से 20 के बीच में हमारा 10 है, तो 10 ले लीजिए। 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। उसी तरह हमारा 21 है तो 20 है, इसका मतलब इसके बीच में कहीं 21 होगा, ये ले लीजिए। 19 है तो इसके बीच में कोई होगा। अब ये 10 है तो ये यहाँ पे हो गया। 7 है तो 8, 6 और 7 के बीच यहाँ पे ले लीजिए। ऐसे स्केल रख के, पटरी स्केल रख के आप ऐसे रख के उसके बाद नंबर बना के और जोड़ सकते हैं। सो इन दिस वे योर हिस्टोग्राम इज प्रिपेयर्ड, बन जाता है। यहाँ पे एक दूसरा हिस्टोग्राम बनाने का है। यहाँ पे ढेर सारा है डाटा है, काफी बड़ा डाटा है, 30 वर्कों का और वीकली बेस है। ड्राई हिस्टोग्राम, ठीक है, ड्राई हिस्टोग्राम फॉर द वीकली वेज ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री। 30 वर्करों का हफ्ते में कितना तनख्वाह होती उसका है। दीज वेजर आर फॉलोज। 30 वर्कर है, इसका मतलब 30 लोगों का होगा। एक वर्कर को कितना मिल रहा है, 830, 835, 890। यहाँ देख लीजिए सब में 800 है, तो लोअर देख लीजिए क्या है, 830, 35। थोड़ा डाटा का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ऐसे ही आप तुरंत नहीं जा पाते। तो 800 देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 30 है, 35, 90, 10, 35, लाइक दैट। इस तरह देखिए। तो सबसे देखिए आपका लोअर वाला, सबसे छोटा वाला कौन सा है। आपको यहाँ से आते इंस्पेक्शन करने के बाद तब आप यहाँ सबसे छोटा ये दिख रहा है, एक इससे भी छोटा कोई दिख रहा है, सबसे लोअर ये दिख रहा है 804, ठीक है, 804 बेस दिख रहा है। ये देखना 804 बेस दिख रहा है। अब 804 है और हाईएस्ट आपको देखना है कितना है, क्योंकि 6 भी है। हाईएस्ट 90 दिख रहा है यहाँ पे। 90 से और कोई बड़ा दिख रहा है क्या, 98 भी दिख रहा है। सबसे बड़ा इसमें 98 आपका मिल गया। आपको इंस्पेक्शन करना पड़ता है अपने डाटाओं के बारे में, तब जाके कुछ आता है। तो आपके पास सबसे बड़ा डाटा 98। इसका मतलब आपका जो है 804 एक छोटा है और 890 ये है। इसका मतलब लगभग ये 800 और 900 के बीच का डाटा है। इसका मतलब लगभग 100 है, ठीक है। अगर हम 10-10 का इंटरवल बनाएंगे तो हमारा 10 में काम हो जाएगा, 10-10 का इंटरवल, ठीक है। जैसे 800, 810 लाइक दैट। तो एक आइडिया लग जाता है इससे देखने से। तो अगर हम यहाँ 800 से शुरू करें और 810, फिर यहाँ पे 810 से 820 लाइक दैट, इस तरह बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा 890 से 900 के बीच में हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 98 है। इस तरह का इसका मतलब हमको क्लास इंटरवल इस तरह बन जाएगा। तो हम इस तरह का क्लास इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं टेबल में।
10 टेबल बन गई 8 से 810। इस तरह करते करते हम एक सबसे पहले क्लास इंटरवल बना लेते हैं। अब हम कैलकुलेशन हमारा शुरू होता है कि अब 800 से 810 के बीच में कितने हैं। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, अब काटना शुरू है। 800 से 810 में यहाँ शुरू करते हैं। 8 से 810 हम बता रहे हैं कि लोवेस्ट 810 नहीं लेंगे, 810 इस वाले में आता है, ठीक है। 809 तक लेंगे तो ये नहीं आएगा, ये पहले वाले में नहीं लेंगे। अब ये आप देख लीजिए 800 एक आ गया 804, फिर ये 808, 2 आपका मिल गया, ठीक है। 2 2 2 2 एक आपका 3 मिल गया। तो इसका मतलब इसके बीच में आपको 3 मिल गया, 3। इसी तरह 810 से 820 के बीच में हमारा काम काटते जाएंगे तो कम होता जाएगा, ठीक। अब 810 ले सकते हैं, दूसरे वाले में हम 810 ले सकते हैं, 20 नहीं लेंगे क्योंकि वो तीसरे वाले में आएगा, ठीक। 12 ले सकते हैं, 810 के ऊपर है 2, तो हमारे पास 2 मिल गया। 820 के बाद हम लेंगे, 820 ले सकते हैं, यहां से फिर शुरू करेंगे। थोड़ा सा काम होता है, करना पड़ता है। 820 एक 120 20 20 20 20 और कोई सिर्फ एक ही डाटा है 820 से 30 के बीच में। अब आप क्या 830 देखेंगे, 830 मिल गया। 830 से 40, 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 9 40 नहीं लेंगे, ठीक है। 40 नेक्स्ट वाले में आएगा। फिर देखें अब क्या है आपको 840 और 50, 840 ये 840 से 50 1 2, 50 से कम है 2 3 4 5, ये मिल गया हमको 5, कम होता जाएगा। अब हमारा टारगेट 50 से 60, 50 से 60, 50 से 60, 60 नहीं लेंगे, 50 से 60 है तो ये एक आ गया। नहीं लेंगे, एक ही आपके पास है। 60 से 70 देख लेते हैं, 60 और 70 ये आ जाएगा, 70 से कम है 1 1 2, 60 लेंगे, 70 से कम तो ठीक है। क्या है 60 से 70, एक 2 3, 68 भी लेंगे, 3 भी आएगा। फिर 70 से 80, ऊपर तो कुछ बचा है क्या, ऊपर तो खत्म हो चुका है, सारे खत्म हो चुके हैं। 70 से 80 ये होगा, 70 से 80 एक, आई थिंक एक ही है। 80 से 90, ऊपर 90 नहीं लेंगे, अगले वाले में लेंगे। 80 ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। 90 यहाँ पे 80 से 90 एक, ये आ जाएगा, एक ले लेंगे, ठीक है। 80 से 90 एक है, और 90 से 100, 90 ले लेंगे एक, और कुछ बचा है क्या, 2 3 4, आपका 4 आ गया। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। थोड़ा सा करना पड़ता है कंसंट्रेशन से ये काम। टैली मार्क का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टैली मार्क बना के भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चाहे तो एक टैली मार्क का भी कर सकते हैं। यहाँ टैली मार्क बना के भी एक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है करके। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे काउंटिंग करने भूलने में वो यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे डाटाओं में इसमें यूज हो सकता था, क्योंकि बहुत बड़े, यहाँ 9 था तो इसका थोड़ा सा बड़ा बनता, बाकी सबका 5 4 था तो बन सकता था। ऐसा प्रोहिबिटेड नहीं है, आपने इजीनेस के लिए आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब आपका देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ब्रोकिंग क्यों दिखाया गया, ठीक है। वही मैं लास्ट टाइम कहा था कि प्रॉपर नहीं, ब्रोकिंग इसलिए दिखाया गया ऐसे
ऐसे एक तरीका होता है कि बता रहे यहाँ 0 से 800 सीधा ले रहे हैं ना, 0 के बाद 800 आ रहा है, तो इसी को 800 तो यहाँ तक के बीच में 800 दूरी नहीं है, इसीलिए इस तरह ऐसे क्रॉस कर देते हैं। कभी कभी ऐसे कर देते हैं, यहाँ से लाइन खींच देते हैं, जैसे ऐसे है, ऐसे करके एक तरह से लाइन बना देते हैं। ठीक है, 800 आ गया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ऐसे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच में 800 डिस्टेंस नहीं है, उसी के लिए एक सिंबॉलिक ये बना देते हैं कि ऐसा है। ठीक है, इसलिए तरीका है। अब यहाँ पे मेजरमेंट आपका है, अब 800 से 810 की ये बना लीजिए, हिस्टोग्राम है, कंटिन्यूअस होगा, 800 810 1-1 सेंटीमीटर, जो भी अच्छा दिखे, थोड़ा सा एकदम बहुत क्लोज ना दिखे, 1-1.5, तो 10 सेंटीमीटर में आपके काम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आप ग्रुप बना लिए, 1-1 सेंटीमीटर कर लें 800, ताकि 800 भी लिखा जाए तो एक या उस तरह का होता है। तो इसलिए सबके गैप जो है सेम होने चाहिए, क्योंकि सब में 10-10 का है, चौड़ाई इसकी सेम होनी चाहिए, सब में चौड़ाई सेम आनी चाहिए। ठीक है, सबकी चौड़ाई 10 आनी चाहिए, क्योंकि सब में 10 है। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, तो देखिए यहाँ पे 0 है, 1 2 3, मैक्सिमम हमने देखा 9 था, तो 10 काउंटिंग में हमारा काम हो गया। 10 नंबर में 1-1 सेंटीमीटर लिए, तो इसलिए ले लिए। तो पहले वाले में 3 था, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे स्केल रखा, 3 सेंटीमीटर एक मार्क लगा दीजिए। ठीक, 3 सेंटीमीटर। दूसरे वाले में क्या है, 2 ही है, तो 2 लीजिए, 1 ले लिया, 9 है, लाइक दैट, इस तरह करते करते हो गया। और सबको स्केल्स लेके प्रॉपरली जोड़ देते हैं। ठीक, प्रॉपरली जोड़ देते हैं तो ये आपका हिस्टोग्राम बन जाता है। स्केल में लिख सकते, स्केल में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, स्केल हमारा जो है, स्केल, इसको वाई एक्सिस भी वैसे बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, स्केल ऑन वाई एक्सिस। तो क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, और एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, स्केल या वेज, इसको एक्स एक्सिस या वेज, वीकली वेज एक्सिस कह सकते हैं, इसको जो है नंबर ऑफ वर्कर एक्सिस बोल सकते हैं। इस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट, 10। ठीक, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इनके बीच की गैपिंग 10 है। हो गया, आपका हिस्टोग्राम बन गया। अब इसी तरह नेक्स्ट आपका पाई ग्राफ होता है। पाई चार्ट हमने बताया था। पाई चार्ट जल्दी कोई एक इकट्ठा चीज है, उसके अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके दिखाने का। जैसे एक तरबूजा है कि उसको 4 बराबर में भागों में बांटा जाए, लाइक दैट, इस तरह का है। ठीक है, तो इसको दिखाने का एक तरीका है, अलग तरीका है दिखाने का। कैसे बनाते हैं इसको भी हमको सीखना है। तो हमने मेनली देखा, तो हमने एक बार डायग्राम बनाना सीखा, दूसरा हिस्टोग्राम बनाना सीखा। मेनली जो है हमने 2 तरह के दिखाया। अब तीसरा हमारा पाई चार्ट है। तो मेनली हमारा इस चैप्टर में जो है यही 3 डायग्राम है आपके पास, एक बार है, हिस्टोग्राम है, तीसरा पाई चार्ट है। ये बनाना आना चाहिए। तो हमने बता दिया था बार और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है। पाई चार्ट क्या है, when the given data are represented in circular form, ठीक है, then such type of graph is known as circular graph। अब क्वेश्चन में आ जाता है, इसको पाई चार्ट में दिखाना है। पाई चार्ट बिलो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर इनटू 5 रीजन। ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ पे दिखाया है कि पानी का जो है 5 रीजन में कैसा है, कि ए रीजन में पानी कितना है। जैसे भारत के 5 रीजनों के बारे में बताया कि रीजन ए में रिवर का पानी कितना पोर्शन पहुंचता है, बी में कितना पहुंचता है, सी में कितना है, वही सब यहाँ दिखाया गया कलर में। अच्छा लगता है। एक्सेल पे आपका जो है, एक्सेल शीट पे जो है बड़ा अच्छा सा बन जाता है। ठीक है, एक्सेल शीट पे बहुत अच्छे से बन जाता है। पाई डायग्राम रहता है। बार डायग्राम भी एक्सेल शीट पे आराम से कंप्यूटर में बन जाता है, और हिस्टोग्राम भी बन जाता है। इसके अलावा भी बहुत तरह से लगभग 40-45 तरह के ग्राफ होते हैं, वो सारे एक्सेल पे बन जाते हैं, या डाटा रिप्रेजेंटेशन के बहुत से सारे टूल्स हैं उसमें बनते हैं। तो आपके लेवल पे एक्सेल तक जो है आपको पता है तो काफ़ी है। बाद में हायर क्लास में कंप्यूटर साइंस में आप और भी ज़्यादा डाटा रिप्रेजेंटेशन टूल्स हैं डाटा को दिखाने। ये आप मैथ में दिखाए, कंप्यूटर से भी दिखाया जा सकता। तो यही है दिखाया गया। तो इससे देखने से आप, जैसे क्या है, ए को अलग कलर से दिखा दिया गया है। ठीक, ए को दिखाया गया है, ये सिंपली दिखाया गया एक है। अब कैसे ये बनाना है ये हम अभी देखेंगे।
ए सर्किल ग्राफ शो द रिलेशन बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट। तो यही कह रहा है कि सभी को पूरी नदियों का जो पानी का इकट्ठा ले ले, ठीक है। सपोज करिए 1000 लीटर पानी है, उसमें ये दिखाना है कि ए को कितने लीटर है। सपोज करो 300 लीटर, ठीक है। ए को 300 लीटर है। इसी तरह डिवाइड बी को दिख रहा है एरिया, ये वाला है कम है, शायद 100 ही लीटर होगा, 50 लीटर होगा, लाइक दैट। इस तरह का भी एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन होगी तो पता लग जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। बस ये बताया कि पाई चार्ट कैसे होता है, पाई ग्राफ चार्ट या ग्राफ कह सकते हैं, इस तरह होता है। एक सर्किल में उसको दिखाना जाता है, कई चीजों को अलग अलग भाग में अलग अलग दिखाया जाता है। इसको कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज। तो आइसक्रीम के तीन फ्लेवर हैं, उसमें सारे स्टूडेंट्स के दिए हैं। तो कहने मतलब चॉकलेट फ्लेवर 50% स्टूडेंट जो है प्रेफर करते हैं, वनीला जो है 25% और अदर 25। तो अब यहाँ देख लीजिए पूरे परसेंटेज ज्यादा, ये आपका ये फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है और ये वैरायटी का काम करता है, ठीक है। ठीक, ये एक चीज है और वो उसके नंबर है। तो अब इसमें ये ध्यान रखना कि जो अगर परसेंटेज वाइज है तो उन सबको ये ध्यान रखना टोटल इनका 100 है कि नहीं, ये पहले चेक कर लीजिएगा। तो चारों को जोड़ेंगे 100 है। इस 100 को, क्योंकि एक सर्किल जो पूरा हमारा सर्किल है वो क्या 100 को रिप्रेजेंट करना है, 100% को रिप्रेजेंट करता है पूरी सर्किल, ठीक है। तो अब इस 100% में 50% किसके पास है, 25। वैसे तो कॉमन सेंस अगर लगाएं तो 50% मतलब एक ये हो गया, इसके 25 है तो इसको 2 पार्ट कर दीजिए, 25% हो गया, 25%। ऐसे ये होगा। कभी कभी और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो अलग बात है। तो इन सब चीजों को यूज करते हुए थोड़ा सा और मैथमेटिकल टूल यूज करेंगे, क्योंकि सर्किल है तो उसके एंगल होते हैं, ठीक है। उस एंगल का इससे कुछ रिलेशन बनाते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं, पेशेंसफुली इस चीज को समझते हैं। द टोटल एंगल एट सेंटर, तो सर्किल की जो टोटल एंगल होती है, सपोज करिए यहाँ पे सेंटर है तो इसके चारों तरफ जो टोटल एंगल होती है 360 होती है। इसी 360 को अलग अलग पार्ट में डिवाइड, सपोज करिए ये एक पार्ट है, ये एक एंगल होगा, ठीक है। इसके बाद एक ये अलग एंगल है, तो ये है अलग एंगल है, ये अलग एंगल, तो ये सारे पार्ट दिखाना है। तो इस परसेंटेज का इससे हमको रिलेशन बनाना है। तो ये टोटल कितना होता है 360, ठीक है, 360। सो यहां पे कह सकते हैं कि तो 360 क्या है, 360 इक्वल टू आपका क्या है 100% के बराबर। इसको 360 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको यहां पे एंगल दिखाना है। तो यही चीज हमको बनाना है। जैसे यहां पे देख लीजिए चॉकलेट में 50% है तो इसको फ्रैक्शन में बनाना है, परसेंट में 100 से इसका पलट देना है, इसको परसेंटेज को हटा देना है, ठीक है। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या होता है, ये 1/100 का काम करता है, ठीक है। ये 1/100 परसेंट हटाने के लिए 1/100 के, तो 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका क्या मतलब हुआ कि 360 में जो है 360 का हाफ, ठीक है, 360 का हाफ एंगल जो है चॉकलेट ले रहा है। इसी तरह 360 का कितना 1/4, 1/4 कौन ले रहा है, वनीला ले रहा है। फिर 360 का, क्योंकि 1/4 ही तीसरा ले। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पूरे सर्किल को तीन भाग में बांटना है और हर एक भाग का कितना शेयर होगा उसी के हिसाब से, और वो शेयर उसकी एंगल से डिसाइड होता है, क्योंकि सर्किल का एंगल से ही उसका शेयर डिसाइड होता है। इसलिए एक शेयर कितना एंगल कवर करता है वो हमको देखना पड़ता है, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि एक शेयर को कितना पोर्शन देना है। हम लोगों ने सेक्टर वगैरह के बारे में ज्योमेट्री में लास्ट क्लासेस में पढ़ा ही है, सेगमेंट, सेक्टर, लाइक दैट। तो इसलिए किया जाए। तो जैसे चॉकलेट में क्या है 50% था,
चॉकलेट का परसेंट क्या है? चॉकलेट का परसेंट आपका 50% था, इसलिए इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज हट के, इससे मैसेज मिल नहीं रहा है। ठीक, तो ये कन्वर्ट के परसेंटेज हटा दीजिए। उसके बाद अब इसका जो है इसका 60 से 360 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब चॉकलेट को 180 देंगे, इसको 90 देंगे, इसको 90। ये तो सिंपल है, और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कभी कभी 30 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री लाइक दैट, उस समय कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो 180 डिग्री है तो वेरी सिंपल है, आप एक सर्किल सबसे पहले बनाएंगे, वो इसका एक सेंटर होगा। 180 डिग्री क्या होता है? ऐसे यहां से यहां तक एक लाइन खींच दीजिए, सबसे पहले एक बेस ले लीजिए यहाँ। अब यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रख दिए, प्रोटेक्टर 180 बनाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ 0 से लेकर 80 तो खींच दीजिए। तो ये आपका कितना होगा? चॉकलेट, यहाँ लिख दिए चॉकलेट वाला हिस्सा। अब क्या है? अब 90 है तो यहाँ से लेके अब जितना बचेगा उसको डिवाइड कर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, बाकी बचा 100। ये भी आपका अदर वाले में वो अदर हो जाएगा, ये आपका वनीला हो जाएगा, ये चॉकलेट का हिस्सा लाइक दैट। प्रोटेक्टर की सहायता से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्किल आपने बना लिया, कोई भी मेजर ले सकते हैं अपने ग्राफ पेपर के हिसाब से। उसके बाद आप सबसे पहले 180 वाले को हिस्सा बना दीजिए, ये हो गया। फिर प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल ले लीजिए, तो ये चॉकलेट का 180 दे, फिर बाद में 90 वनीला दे दिए, बाकी बचा ये बार। तो ये आपका पाई डायग्राम बन गया। ठीक, ये हो गया आपका पाई ग्राफ, इसी को पाई ग्राफ कहते हैं। देखिए यहां पे कॉम्प्लिकेटेड, ड्रा पाई चार्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पे ये पूरा इंफॉर्मेशन है टोटल। ब्लू कलर दिखाना है, ग्रीन कलर दिखाना, रेड दिखाना, येलो। तो कितना? 1 2 3 4, 4 कलर है, 4 को इसको दिखाना है। तो टोटल कितना है? 360, 36 टोटल सम कर है। तो ब्लू कलर के कितने हैं? टी शर्ट वगैरह कुछ पहने होंगे, तो ब्लू कलर के 18 है और ग्रीन के 9 है। ये सारी चीज। अब इसको जो है हम टेबल के फॉर्म में भी यहाँ रख लीजिए, ब्लू कलर ऐसे लिखिए। अब इसको जो है टोटल का, उसमें क्या था? परसेंटेज था। ठीक है, तो उसमें जैसे 50% था, तो टोटल में 50 का कितना पार्ट है? फ्रैक्शन में बनाया 1/2। तो इसी तरह यहाँ टोटल कितना? 360। तो ब्लू का टोटल में कितना फ्रैक्शन है? ठीक है, तो इसको सभी को 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल में इसका कितना हिस्सा आ रहा है। ठीक है, एक मिठाई है, उसमें 4 लोगों को बांटना है, तो कैसे बांटा? तो उस मिठाई को 1/4 कर देंगे। ठीक है, तो लाइक दैट। तो टोटल यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये टोटल जो है सबसे पहले फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे, सिंपल बात है। जितना हिस्सा है और टोटल का यहाँ डिवाइड कर देंगे इस तरह। परसेंटेज वाले में क्या था? टोटल कितना था? 100 था, इसीलिए सबको 100 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे टोटल कितना है? ये, तो ये फ्रैक्शन आपका आ गया। यहाँ 360 हम लोग इसलिए नहीं काट रहे हैं, काटने को काट सकते हैं क्योंकि हमको बाद में मल्टीप्लाई करना है 360 में। अब इसका हिस्सा एंगल में, अब इसी को एंगल में कन्वर्ट करना है, तो इस टोटल को 360 से मल्टीप्लाई करिए। वहां पर भी हमने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया? इसका 180 डिग्री आ गया। ठीक है, ये यहां पे नहीं है, ये मिस्टेक है, ये 90 डिग्री आएगा, ये 180 आएगा, ये 90 आएगा, और ये कितना आएगा? यहाँ पे ये 60 डिग्री आएगा। ठीक है, इसमें टेबल में गड़बड़ गलत है थोड़ा सा, ये आपका 30 डिग्री आएगा। ठीक, गलत है, ये 180 सही है, 90 30। अब आपको सबसे पहले 180 बनाना है, सबसे बड़ा वाला ले लीजिए, ब्लू को आधा कर देंगे, 180 आपका बन गया। ठीक है, अब कहीं पर बेस लिए दूसरे वाले का 9 है, तो इसका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हो गया। प्रोटेक्टर रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे, तो ये आपका 90 डिग्री वाला पोर्शन बन गया। अब 60 डिग्री, उसके बाद जो बचा है यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के आपको ये 60 डिग्री का एक एंगल बना लेना। इसको बेस लेके एक, जहां इसको बेस लेके 90, फिर इसको बेस लेके 60, फिर इस बचेगा जो, क्योंकि बचे वाला 30 बच ही जाएगा, कोई इशू नहीं। ये 60 डिग्री बन जाएगा, ये 30 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। तो कलर लिख दीजिए, आपके पास स्केच नहीं है तो आप लिख दीजिए। ये ब्लू का हिस्सा है, या ग्रीन का हिस्सा है, जिसका भी है। यहाँ ग्रीन देखिए कलर भी नहीं है। ठीक है,
तो ये ग्रीन का हिस्सा है, ऐसा करके आप बना सकते हैं पाई डायग्राम। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है, ये नंबर को यहाँ इस वाले और इस वाले पार्ट में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके बाद फिर प्रोटेक्टर को कैसे रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे 180 खत्म किया, अब यहाँ पे इसको बेस लेके प्रोटेक्टर का 0 यहाँ पे टच कराइए और लाइन यहाँ पे टच, प्रोटेक्टर तो ऐसे लंबा सा होगा, तो इसके बाद ये 180 बन गया। अब ये काम खत्म हुआ। अब फिर से आप प्रोटेक्टर को 0 यहाँ रख के फिर इधर से, ठीक है, 0 वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, फिर 60 यहाँ लेना है, ऐसे करके आपको बनाना है। नाउ वी आर बार के बाद अब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर ले हैं। प्रोबेबिलिटी की मतलब अनुमान, चांस, कोई काम होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना होता है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इस तरह का। हम जुए में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये सारी चीजों की संभावना करना, प्रेडिक्ट करना, गैम्बलिंग करना, ठीक, वही प्रोबेबिलिटी का एक टेक्निक है। सो प्रोबेबिलिटी में जो और कुछ टर्म हैं हम लोगों ने पहले भी क्लास में, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, इस बार फिर से देखते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ठीक है। जैसे सिक्का उछालते हैं तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये काम है। इसमें सिक्का उछालने में कोई नहीं रहता। शोले वाली पिक्चर की बात नहीं है कि जिसमें उसके पास 2 सिक्के थे, एक में हेड ही था, दूसरे में टेल ही था, तो उसी हिसाब से वो सिक्का उछाल लेता था। अगर हेड मांग लिया तो हेड वाला निकालेगा, टेल मांगा तो टेल वाला निकालेगा। ऐसा नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब इस तरह की कोई पहले से कुछ नहीं होना चाहिए। एन एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज अननोन, ठीक है, इस टर्म एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कॉइन is tossed, then result could be either head or tail. So tossing of coin is random experiment. सिक्कों को उछालना, इसी तरह लूडो की जो गुट्टी, ठीक है, क्यूब को रोल करना, रोलिंग है क्यूब, 6 होता है तो 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, कुछ भी 6 नंबर आ सकते हैं। आउटकम क्या है? जो रिजल्ट आता है रोल एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को आउटकम कहते हैं। जैसे टास्क को रोल करते हैं तो आउटकम क्या? हेड आ सकता है, टेल का आ सकता है। डाई को रोल करेंगे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, इसी को क्या कह सकते हैं? आउटकम। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज इट्स आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, हेड एंड टेल कैन बी द 2 आउटकम पॉसिबल इन केस ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। इक्वली लाइकली मतलब दोनों की संभावनाएं बराबर होनी ही चाहिए। When each of the outcome have same chance of occurring, then such outcome are termed as equally likely. हम टास्क करते हैं तो दोनों हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये नहीं कह सकते हेड ज्यादा बार आएगा या टेल ज्यादा बार आएगा। कभी कभी कोई लूडो की डाई जो है किसी में 6 ज्यादा आते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ी रहती है, तो इसलिए हम डाई को रोल करें तो उसमें एक आने के 2 3 4 5 6 आने के चांसेस हमेशा बराबर होते हैं, यही कहना, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। When each of the outcome have same chance of occurring, then such outcome are termed as equally likely outcome. For example, when a die is tossed, there are equal chance of getting any number from 1 to 6. As the number of toss will be increasing, chances of getting any of 6 outcome will be almost become equal to each other. तो यही कहने का मतलब है कि डाई रोल करिए, किसी का 1 से लेके 6 तक के आने की चांसेस बराबर रहता है, ठीक है। ज्यादा बार करेंगे तो सबके बराबर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपने 10 बार या 20 बार अगर डाई को रोल करेंगे तो 20 बार में देखेंगे हो सकता है 1 आने के चांसेस 4 बार हो सकते हैं, 2 भी 4 बार आ सकता है, 3 भी 4 बार आए हो, लाइक दैट। यही कहने का मतलब है। प्रोबेबिलिटी क्या होती? The probability of a chance can be related to each other. तो probability क्या होता है? नंबर ऑफ चांस ऑफ पार्टिकुलर आउटकम या टोटल आउटकम। ये फार्मूला याद रखना। जैसे डाई का केस एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन केस ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। तो यहाँ पे हमारा जो इवेंट है, इवेंट क्या है? क्या हो सकता है? हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो अब कहना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? तो नंबर ऑफ हेड अपॉन, ठीक है, तो टोटल आउटकम, टोटल जो है आपका इवेंट, टोटल कितना आ सकता है, ये होता है। इवेंट क्या मतलब? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऐसा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पाने की चांसेस क्या है? वो फार्मूला ऐसे। तो नंबर ऑफ हेड इसमें कितना आएगा? नंबर ऑफ हेड कितना है? 1, और टोटल
नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 2। नंबर ऑफ हेड 1 है, तो इसी तरह तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो गया? तो टोटल नंबर जो फेवरेबल इवेंट्स होता है जो हम पूछ रहे हैं उसकी कितना है? 1 है अपॉन 2, इस तरह आ जाता है। Let us consider probability of getting head in case of tossing a coin. We know that there is a 1 chance of getting head out of 2 possible. So probability 1/2. Number of chance of particular outcome. इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका ई से रिप्रेजेंट हो गया। नंबर ऑफ हेड कितना? 1 बार आ सकता है, इसमें से नंबर ऑफ हेड 1 बार आया, पहली बार रोल किया हेड आ गया या टेल आ सकता है, ठीक है। और टोटल इवेंट 2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड और अपॉन टोटल हेड, यही फार्मूला होता है। जैसे कॉइन डाई के केस में क्या होता है? डाई में टोटल अगर हम डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास क्या ऐसे लिखा जाता है कितना? 1 एक आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। ये टोटल, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ? ये ऐसे यानी मतलब 6। अब क्या है? लेट अस कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन केस ऑफ डाइस। 2 कितनी बार? 1 ही बार है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। कितना हुआ? 1 बार। 2 इसमें से 2 कितनी बार? 1 ही बार आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ये लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ऐसे ही फार्मूला। तो नंबर ऑफ 2 कितना हुआ? आप देखिए 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ ये कितना है? ठीक है, n है, ठीक। ये कितना हुआ? यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट होता है, ठीक है। ये 6 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना हुआ? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी यही हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी यही हो सकता है, 4 भी यही हो सकता है। हाँ, थोड़ा बदल सकता है, अगर इवेंट नंबर की बात की जाए तो अलग हो जाएगा, ठीक है। इवेंट नंबर ऑफ इवेंट नंबर कितने हैं? 1 2 3, तो नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, कितना? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो सकता है? या नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो इवेंट कितना है? 3 बार आता है, तो 3 और टोटल 6, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो और भी चीजें आएंगी, ये सिंपलेस्ट है, क्वेश्चन करेंगे तो एक्सरसाइज में ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे इवेंट की बात की जा रही, वही जो हमने बताई। फॉर एनी एक्सपेरिमेंट ईच आउटकम और कलेक्शन ऑफ आउटकम इज इवेंट। वही हमने बताया कि टोटल कितनी चीजें, जैसे हेड एंड टेल करते हैं तो टोटल कितना हुआ? 2, एक हेड हो गया टोल। इसी डाई रोल किए तो टोटल इवेंट कितना हो? 6, 1 2 ये है, वही उसको इवेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक बैग है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल हैं। द बॉल आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। बाल सेम है, बस कलर अलग है। बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल? ठीक है, रेड बॉल। तो टोटल इवेंट क्या है? यहाँ पे आ गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया? 4 2 6 हो गया, तो इसीलिए टोटल इवेंट कितना हो? 6 हो गया। अब क्या है कि रेड के कितना? टोटल ऑफ नंबर ऑफ रेड का कितना हुआ? 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पी से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हुआ? तो नंबर ऑफ रेड अपॉन नंबर ऑफ इवेंट, टोटल इवेंट कितना हो? तो नंबर ऑफ रेड कितना है? 4, टोटल इवेंट कितना है? 6, तो प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी। ये सो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। और येलो बॉल की अगर पूछा जाए तो येलो बॉल में आपके पास 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ येलो और नंबर ऑफ टोटल इवेंट कितना है? येलो कितना है? 2 है, 4 तो 2 येलो है और प्रोबेबिलिटी 6 है, तो ये कितना? 1/3 हो जाएगा। बस सिंपल है, नथिंग बिग, ये ध्यान रखना है बस। और क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। डाटा क्या है? डाटा के बारे में, डाटा के हम लोगों ने डिस्कस किया, डाटा क्या होता है। ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज रॉ डाटा कहते हैं। सिस्टमैटिक कर लेते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड। फ्रीक्वेंसी हमने नंबर ऑफ टाइम एंट्री है। ग्रुप कर सकते हैं, उसको ग्रुप में सिस्टमैटिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
हिस्टोग्राम में कर सकते हैं, हमने हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस है। हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ बार डायग्राम है वेयर द क्लास इंटरवल आर नोन एज हॉरिजॉन्टल। यहाँ इससे कंफ्यूज मत हो जाइए, बार ग्राम हिस्टोग्राम बार ही तरह है लेकिन वो कंटिन्यूअस में होता है। क्लास इंटरवल जो है शो कहाँ करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड हाइट ऑफ बार शो फ्रीक्वेंसी, ये वाले चीज यहाँ पे इंटरवल ना, इंटरवल होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, कंटिन्यूअस रहता है ऐसे ऐसे, तो इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। अगर कंटिन्यूअस नहीं रहता, एक यहाँ बना दिए फिर गैप करके यहाँ बना दिए, ये बार होता है। ये आपका बार है, ये कंटिन्यूअस है, जैसे 0 से 10, 20, 30, तो 0 से 10 के बीच में कुछ बना दिए, 10 से 20 के बीच में कुछ बना दिए, लाइक दैट। ये हिस्टोग्राम होता है। इसमें क्या है, सिंपली एक ऐसे बना दिए फिर गैप फिर ऐसे बना दिए, ये बार होता है। ये ध्यान है, कंफ्यूजन होता है। फिर हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस वे में होता है, क्लास इंटरवल में होता है, ये बस ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होना। और पाई डायग्राम हमने बता ही दिया था, तीसरा वाला आपका पाई चार्ट था। तो सर्किल में रिप्रेजेंट करना आता है टोटल को एंगल में डिवाइड करके, डिफरेंट हर एक का हिस्सा कितने एंगल घेरता है, कवर करता है, वो आपको निकालना है। उसके लिए जो है एक अगर ए बी सी है और 100 में है टोटल तीनों का, तो ए का आपको हिस्सा अगर 25 है, ठीक है, इसका 30 है और इसका कितना 55, तो कर दीजिए 45। तो इसका आपको करना पड़ेगा 25/100, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका 30/100 हो जाएगा, इसका हिस्सा 45/100। इसको एंगल में कन्वर्ट करना होगा तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 इंटू 360। अब वो सॉल्व कर लेना पड़ेगा इसी तरह, तो उससे जो एंगल आएगी फिर सर्किल में बांट देना है जिसका जितना हिस्सा आता है, तो आपसे पाई चार्ट बन जाता है। अब हम दूसरा इस चैप्टर का पार्ट है प्रोबेबिलिटी का है। देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम है इक्वल चांस, रैंडम एक्सपेरिमेंट सभी के आने के बराबर हैं, कोई हम कह नहीं सकते कि ये ज्यादा आएगा या कम आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक एन इवेंट, टोटल नंबर जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे हेड के बारे में बात किया जाए तो हेड कितनी बार आ सकता है ऊपर, और टोटल क्वाइन करने में कितनी बार आएगा, 2 बार। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ज्यादा यही 2-3 है, हेड और डाई की बात की जाएगी, हायर क्लास में से और ज्यादा आएगा। अभी यहाँ पे रेड और येलो वाला भी हमने इस देख लिया, और क्वेश्चन करेंगे तो और सारी चीजें हो जाएंगी। सो दैट्स थोड़ा सा ये थोड़ा सा ठीक है करेक्ट कर लेते हैं। सो चैप्टर इज फिनिश्ड, थैंक यू।